देखिए, तो आज हम आपको जो हमारा गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन चल रहा है उसमें हमारी अगली हेडिंग है दर्पण का द्वारक क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके चित्र के माध्यम से हम इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, एक अवतल दर्पण हो गया। इस तरफ का जी क्या कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ। ये हमारा कौन सा हो गया है, उत्तल दर्पण हो गया है। अब इसको हमें दर्पण के सिरों को क्या है, नाम दे सकते हैं M1 और M2। अब हमें दर्पण के द्वारक की जो परिभाषा लिखनी है वो इस प्रकार से बोलना है कि जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है उसका व्यास, मान लो कि ये हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, तो इसका जी क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। अब इसका क्या है, इसका सिरे जी है M1 और M2 है, तो इसका क्या कहलाएगा, जी द्वारक कहलाएगा। तो परिभाषा में इस प्रकार लिखनी है, परावर्तक पृष्ठ का व्यास द्वारक कहलाता है ना। जो भी हमारा चाहे गोलीय मतलब अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसका जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ का व्यास द्वारक कहलाता है। ठीक है, अगली हमारी हेडिंग है मुख्य फोकस। अब देखिए मुख्य फोकस क्या कहलाता है, तो यहाँ पे हम इसका चित्र बनाएंगे। अब देखिए फोकस क्या कहलाता है, मान लीजिए पहले हम चित्र के माध्यम से इसको समझा दें कि जी हमारा क्या हो गया, एक अवतल दर्पण हो गया। यहाँ पर हम ले लेते हैं कौन सा, उत्तल दर्पण। हम ध्रुव की भी परिभाषा पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, हमारा क्या होता है, इसका मुख्य अक्ष होता है, तो मुख्य अक्ष की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। यहाँ लगभग क्या होता है, C यानी वक्रता केंद्र होता है, और यहाँ पर क्या है, इसके मतलब बीच में ही फोकस आता है। तो फोकस हमें ज्ञात करना है कि फोकस क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या है, इसके सिरे हो गए M1 और M2 हो गए। अब हमें क्या है, इसमें हमें फोकस ज्ञात करना कि फोकस कहाँ होगा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई भी प्रकाश किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें यहाँ से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। तो परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें कुछ इस प्रकार से जाती है। जैसे हमने ये पहली प्रकाश किरण ले ली, यहाँ से हम एक और प्रकाश किरण ले सकते हैं। तो ये भी परावर्तन के बाद क्या होगी, इस बिंदु पर मिलेगी। तो इस बिंदु को ही मतलब जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को परावर्तित प्रकाश किरणें टकराती हैं या उसको काटती हैं, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस, जिसको हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम परिभाषा इसकी क्या बनाएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अगर हम इस दर्पण में बात करें, उत्तल दर्पण में बात करते हैं, तो इसका यहाँ पर क्या होगा, P होगा क्या, ध्रुव। यहाँ इसका क्या होगा, फोकस होता है, मुख्य अक्ष होगा। यहाँ पे इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। अब इसमें भी हम क्या लेते हैं, मुख्य अक्ष की समांतर प्रकाश किरण। तो मान लो कि ये प्रकाश किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर। तो जी परावर्तन के बाद क्या होती है,
फोकस की दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि ये इस प्रकार से, क्योंकि ये क्या है, उत्तल दर्पण है, तो प्रकाश किरणों को ये क्या करता है, फैला देता है। दूसरी प्रकाश किरण हम नीचे से लेंगे तो ये भी क्या होती है, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, और ये इस प्रकार से इस दिशा में निकल जाएगी। तो जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आपको कुछ इस प्रकार से लिखनी है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। जो इसकी परिभाषा हुई, एक चीज बात का ध्यान रखें कि जो हमारा ये फोकस होता है वो हमेशा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बिल्कुल मध्य में होता है। ऐसे यहाँ पर हम देखें तो इसका जो ध्रुव है और इसका जो क्या है, वक्रता केंद्र है, तो इसके बीच में ही क्या होता है, फोकस होता है। एक चीज और ध्यान रखें आप कि अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस प्राप्त होता है वो वास्तविक होता है। वास्तविक क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश किरणें क्या होती हैं, वास्तविक रूप से मिल रही हैं। यहाँ पे हमने इनको पीछे या आगे नहीं बढ़ाया हुआ है, इसमें प्रकाश किरणें क्या होती हैं, वास्तविक रूप से मिलती हैं। जबकि आप उत्तल दर्पण में देखें तो इसमें जो प्रकाश किरणें हैं वो वास्तविक रूप से नहीं मिल रही हैं। ये प्रकाश किरणें किस तरफ, बाहर की तरफ परावर्तित हो रही हैं, इसलिए हमने इनको कहाँ बढ़ाया, डैश डैश करके पीछे बढ़ाते हैं। तो जहाँ पे हमें यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हमने क्या कहा है, फोकस कहा हुआ है। तो जी आपको ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वो वास्तविक फोकस कहलाता है, और जो उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है उसको हम बोलते हैं आभासी फोकस कहते हैं। तो इनका आप चित्र बना लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हमारी अगली हेडिंग है फोकस दूरी क्या कहलाती है। अभी हमने आपको बताया कि फोकस क्या कहलाता है, मुख्य फोकस क्या होता है, वास्तविक फोकस किस दर्पण में मिलता है हमें, और आभासी फोकस किस दर्पण में प्राप्त होता है। अब हमारी है फोकस दूरी। हम एक दर्पण को ही लेकर के आपको समझा देते हैं। जैसे मान लो जी हमारा कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण है। यहाँ से हमने क्या है, एक मुख्य अक्ष ले लिया, इसका जी क्या है, P है, यहाँ पर क्या होगा C, और ये अभी हमने बताया था आपको कि P और C के मध्य में ही क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से बोलेंगे कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो इसकी परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव और फोकस यानी मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी कहलाती है उसको हम बोलते हैं फोकस दूरी, और इसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को
फोकस दूरी कहते हैं, जिसे f स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। जी होगी हमारी क्या, फोकस दूरी। तो एक बार दोबारा समझ लें आप, फोकस दूरी जो होती है वो हमारी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं हम क्या, फोकस दूरी। इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अगली हेडिंग हमारी होगी फोकस तल। फोकस तल। अब देखो फोकस तल कहलाता है कि मतलब फोकस से होकर जाने वाली एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो मुख्य अक्ष पर क्या होती है, लंब होती है। फोकस से होकर जाने वाली एक काल्पनिक रेखा जो मुख्य अक्ष पर क्या होती है, अभिलंबवत होती है, तो उसको बोलते हैं फोकस तल। तो इसकी परिभाषा आपको कुछ इस प्रकार लिखनी है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली रेखा जो मुख्य अक्ष पर लंब होती है, फोकस तल कहलाता है। तो जी हमारी दो परिभाषाएं होंगी, इनको आप नोट कर लें। देखिए तो अब अगली हेडिंग हमारी है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। जो गोलीय दर्पण होते हैं हमारे, अभी हमने बताया था पिछले वीडियो में ही बता चुके हम आपको कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो जो उत्तल और अवतल दर्पण होते हैं जो प्रतिबिंब बनाते हैं, उनके कुछ नियम होते हैं। जो हमारी प्रकाश किरणें होती हैं वो कुछ नियमों का क्या करती हैं, अनुसरण करती हैं। तो उन नियमों को हम यहाँ पे बताएंगे। तो पहला नियम हमारा है, तो पहले हम इसको चित्र बनाते हैं, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे। तो पहले हम कौन सा दर्पण ले रहे हैं, अवतल दर्पण। जी मान लीजिए कि हमारा अवतल दर्पण है, इसका जी M1 सिरा है और जी क्या है, M2 है। दूसरा हम एक और यहाँ पे दर्पण ले रहे हैं, कौन सा, उत्तल दर्पण। इसका जी सिरा है M1 है और जी है M2। इसका क्या है जी, P ध्रुव है। यहाँ पर क्या होगा, C वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। और बीच में क्या होता है, फोकस होता है। ऐसी पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसका जी ध्रुव है, यहाँ पर C है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। और बीच में क्या होता है, इन दोनों के फोकस होता है। अब हम प्रकाश किरणें लेते हैं, तो यहाँ पे हम मान लें कि पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। पहली प्रकाश किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो परावर्तन के बाद भाई यहाँ से प्रकाश किरण का कैसी आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहाँ से परावर्तन जैसे ही होगा तो वो मुख्य फोकस से होकर ही जाएगी, ये हमारा पहला नियम कहता है। तो पहला नियम क्या है, उत्तल दर्पण के लिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरण है, परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर के जाती है, ये नियम है। अब अगर हम इसमें ले लें, उत्तल दर्पण में बात करें, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, फोकस की दिशा में आती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे हमें प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाना पड़ता है। भाई यहाँ वास्तविक रूप से तो मिलती नहीं है,
यहाँ हमें इसको पीछे बढ़ाना है। तो यहाँ पे हमें क्या कह देना है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा पहला नियम होता है। तो आप अगर लिखना चाहें तो इसको आप लिख भी सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से होकर के आती हुई प्रतीत होती है। आप इस नियम को लिख भी सकते हैं। तो जी हमारा क्या हो गया है, पहला नियम हो गया है। देखिए अब हम पढ़ेंगे क्या, दूसरा नियम। ये जो हम पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के जो नियम पढ़ रहे हैं वो 3 नियम होते हैं। तो पहला नियम आपको बता चुके हैं। अब हमारा कौन सा है, दूसरा नियम है। दूसरा नियम कहता है कि जी मान लो कि जी हमने चित्र बनाया हुआ है जिसका ध्रुव P है और जी क्या है, हमारा फोकस है। C और P के बीच में ही फोकस होता है। तो जी हमारा फोकस हो गया। जी क्या है, वक्रता केंद्र है। ऐसे जी हमने उत्तल दर्पण लिया हुआ है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है और C क्या है, वक्रता केंद्र है। तो दूसरा नियम कहता है इसका कि यदि कोई प्रकाश किरण क्या होती है, फोकस से होकर आती है। कहाँ से आती है, इसको अपन नीले से ले लेते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर के आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि फोकस से होकर के आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ऐसे इसी में अगर हम ले लें तो अगर कोई प्रकाश किरण है वो फोकस की दिशा में क्या हो रही है, आपतित हो रही है, तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष की कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाती है। तो ये हमारा दूसरा नियम है। पहला नियम और ये दूसरा नियम है एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट है। पहले नियम में हमने आपको बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आती हैं वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती हैं। दूसरे नियम में हमने आपको बताया कि अगर फोकस से होकर के यदि प्रकाश किरण आती है तो वो मुख्य अक्ष के कैसी होती है, परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो इसको आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। द्वितीय नियम में आप लिखेंगे किसी भी दर्पण में मुख्य फोकस से होकर के आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद वो फोकस के मतलब जो मुख्य अक्ष होता है उसके समांतर निकल जाती। तो ये हमारा दूसरा नियम है। देखिए अगला नियम हमारा लास्ट और जो तीसरा नियम है वह मतलब इस प्रकार से होता है कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के आपतित होती है तो वो परावर्तन के बाद वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है, मतलब उसकी दिशा चेंज नहीं होना है। जैसे मान लीजिए कि जी हमारा क्या है, इसका वक्रता केंद्र है, जी फोकस है, जी ध्रुव है। अगर कोई भी प्रकाश किरण क्या होती है, वक्रता केंद्र से होकर के आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह उसी दिशा में वापस लौटेगी, इसकी दिशा चेंज नहीं होती है। इसमें भी हम अगर ऐसा एक कोई नियम इसमें भी हम ले लेते हैं, प्रकाश किरण को किस दिशा में ले रहे हैं हम, सी की दिशा में ले रहे हैं, तो वो प्रकाश किरण क्या होती है, उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो हमारा नियम क्या कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर आपतित होने वाली प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है, यानी उसकी दिशा चेंज नहीं होती है। ऐसे ही हम इसमें देख लें कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है, फोकस की दिशा में नहीं, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद क्या होती है, उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो ये तीसरा नियम होता है। तो इन तीनों नियमों को बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ें और याद कर लें, क्योंकि इन्हीं तीनों नियमों का हम उपयोग करके आगे जो हमारी मतलब जो स्थितियां हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में, इन तीनों नियमों का हम उपयोग करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को आप देख लें।